32 उपाध्यक्ष, 57 महासचिव और 104 सचिव। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए सोनिया गांधी ने पदाधिकारियों की इतनी बड़ी फौज तैयार की है। तमिलनाडु में डीएमके के पिछलग्गू कांग्रेस में इस लिस्ट के जारी होते ही हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि आपसी गुटबाजी से बचने के लिए ही सोनिया गांधी ने इतने लोगों को पदाधिकारी बनाया, लेकिन बात बनने की जगह बिगड़ती दिख रही है। पदाधिकारियों की इस लिस्ट को देखकर कार्ति चिदंबरम भड़क गए और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इन विशाल समितियों से कोई लक्ष्य पूरा नहीं होता। 32 उपाध्यक्ष, 57 महासचिव और 104 सचिव, किसी के पास कोई ताकत नहीं होगी, जिसका मतलब यह है कि कोई जवाबदेही भी नहीं होगी। कांग्रेस ने कुछ महीने बाद होने जा रहे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी राज्य इकाई के लिए 32 उपाध्यक्षों समेत कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की और कई समितियों और चुनाव प्रबंधन दल का गठन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और मणिशंकर अय्यर तथा कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न समितियों में स्थान दिया गया है। कई समितियों में कार्ति को भी शामिल किया गया है। साथ ही पार्टी ने कार्यकारी समिति के सदस्य और 32 जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं। तमिलनाडु कांग्रेस की नई कमेटी के गठन के तुरंत बाद पार्टी के अंदर बड़ा विवाद हो गया। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि तमिलनाडु कांग्रेस को एक ठोस टीम की जरूरत है, न कि विशालकाय कमेटियों की। इन बड़ी बड़ी कमेटियों से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। चुनाव 90 दिन दूर हैं और हमें एक ऐसी टीम की जरूरत है जिसके पास निर्णय लेने की क्षमता और जवाबदेही हो। कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु से पार्टी के लोकसभा के सांसद हैं और इसी साल अप्रैल मई में तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस का डीएमके के साथ गठबंधन है। हालांकि दोनों दलों के बीच अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। बहरहाल कार्ति ने अपने ट्वीट में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी टैग किया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी, तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस के सी वेणुगोपाल और दिनेश गुंडू को भी टैग कर अपनी नाराजगी जाहिर की। दरअसल कांग्रेस ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी राज्य इकाई के लिए 32 उपाध्यक्षों समेत कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की और कई समितियों और चुनाव प्रबंधन दल का गठन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और मणिशंकर अय्यर तथा कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न समितियों में स्थान दिया गया है। कई समितियों में कार्ति को भी शामिल किया गया। तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए 32 उपाध्यक्ष, 57 महासचिव और 104 सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही पार्टी ने कार्यकारी समिति के सदस्य और 32 जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं। कार्ति चिदंबरम और उन नेताओं में जो हाल के दौर में कांग्रेस की अंदरूनी चुनौतियों पर मुखर सवाल उठा रहे हैं, ये दिलचस्प है कि उनके पिता पी चिदंबरम भी कांग्रेस में जारी मौजूदा अंदरूनी घमासान में कांग्रेस हाईकमान और असंतुष्ट नेताओं के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। असंतुष्ट नेताओं की सोनिया गांधी के साथ 19 दिसंबर 2020 को हुई बैठक में चिदंबरम ने मध्यस्थता की भूमिका निभाते हुए ब्लॉक, जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक के संगठन चुनाव कराने की जमकर वकालत की थी। इतना ही नहीं, पी चिदंबरम ने कांग्रेस में करीब 2 दशक से ठंडे बस्ते में पड़े संसदीय बोर्ड के ढांचे को भी फिर से खड़ा करने की पैरोकारी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला करने वाली शिवसेना अब बचाव की मुद्रा में है और कांग्रेस उस पर लगातार हमले कर रही है। कांग्रेस न सिर्फ शिवसेना पर हमले कर रही है, बल्कि हर दिन उसके नेता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर अमल करने और गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत दे रहे हैं। दोनों पार्टियों के बीच ताजा विवाद औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर शुरू हुआ। शिवसेना अपने एजेंडे के हिसाब से औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस को उद्धव ठाकरे का ये खेल पसंद नहीं आया और उसने इस प्रस्ताव का विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना को गठबंधन धर्म और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की याद दिला दी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि औरंगाबाद का नाम बदलना शिवसेना का अपना पुराना एजेंडा है, लेकिन सरकार तीनों पार्टियों की है, ये नहीं भूलना चाहिए। गठबंधन की सरकारें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से चलती हैं, किसी के पर्सनल एजेंडे से नहीं। प्रोग्राम काम करने के लिए बना है, नाम बदलने के लिए नहीं। कांग्रेस की नाराजगी की खबरों को शिवसेना तूल नहीं देना चाहती। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि औरंगाबाद का नाम बदलना शिवसेना का पुराना एजेंडा है और साथ बैठकर महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियां इस पर एक राय बना लेंगी। महाविकास अघाड़ी में कोई विवाद हो तो बीजेपी कैसे पीछे रह जाए। औरंगाबाद के नाम बदलने के मुद्दे पर शिवसेना और कांग्रेस की नाराजगी पर बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी ने कहा कि ये काम शिवसेना पहले भी कर सकती थी। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि शिवसेना को महानगर पालिका चुनाव से पहले संभाजी नगर का नाम याद आया। ये काम पहले क्यों नहीं किया गया? ये पूरी लड़ाई ही झूठी है।
इससे पहले कांग्रेस के बालासाहेब थोराट ने शिवसेना पर हमला करते हुए कहा कि नाम बदलने से औरंगाबाद का विकास नहीं होगा और कांग्रेस ऐसी किसी भी कोशिश का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार का गठन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर हुआ। हमारे सारे फैसले इसी प्रोग्राम के आधार पर होने चाहिए। औरंगाबाद का नाम बदलने का फिलहाल कोई भी प्रस्ताव अघाड़ी के दलों के बीच नहीं है और अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आया तो हम उसका विरोध भी करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस का कोई भी फैसला महाअघाड़ी के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से हटकर नहीं होगा। औरंगाबाद में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे बालासाहेब थोराट ने कहा कि हम सभी ने बीजेपी को रोकने के लिए राज्य में एक साझा गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन के लोग कुछ मुद्दों के अतिरिक्त कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर ही काम करते हैं। औरंगाबाद का नाम बदले जाने भर से शहर का कोई विकास नहीं होगा। दूसरा ये भी कि ये फैसला कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। इससे पहले भी महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस राहुल गांधी पर टिप्पणी और शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाए जाने की वकालत वाले बयान पर नाराजगी दिखा चुके हैं। अब औरंगाबाद के नाम बदलने के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं के तेवर कड़े हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। हिंदू देवी देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के बचाव में कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है। मुनव्वर फारूकी समेत 5 गिरफ्तार किए गए। सभी 5 आरोपितों के बचाव के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लीगल सेल के सचिव और प्रवक्ता अंशुमन श्रीवास्तव को लगाया। अदालत में अंशुमन श्रीवास्तव ने मुनव्वर फारूकी के पक्ष में दलीलें दी, लेकिन अदालत ने सभी आरोपितों को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया है। इंदौर की एक स्थानीय अदालत ने आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन सिंह भूरिया ने फारूकी और अन्य 4 को जमानत देने से इनकार करते हुए उन्हें 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फारूकी के वकील अंशुमन श्रीवास्तव ने अदालत में बहस के दौरान कहा कि ये मामला पार्टीगत राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज कराया गया है। श्रीवास्तव ने कथित कॉमेडियन के पक्ष में पैरवी करते हुए इस मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधानों का हवाला दिया। जमानत के आवेदन का विरोध करते हुए वकील दिनेश पांडे ने कहा कि ये शो प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित किया गया था और इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। तुकोगंज पुलिस स्टेशन के प्रभारी कमलेश शर्मा ने कहा, गुजरात के जूनागढ़ के निवासी मुनव्वर फारूकी और इंदौर के 4 लोगों के खिलाफ हिंदूवादी एकलव्य सिंह गौर द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं और अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में एडविन एंथनी, प्रखर व्यास, प्रियम व्यास और नलिन यादव शामिल हैं। सभी नए साल के मौके पर इंदौर स्थित एक कैफे में इवेंट में शामिल हुए थे। 5 आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 395A, धारा 269 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हिंदू रक्षक संगठन के प्रमुख एकलव्य सिंह गौर कार्यक्रम में बतौर दर्शक पहुंचे थे। उन्होंने इस मामले की पुलिस से शिकायत की थी। इस इवेंट के दौरान तथाकथित स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस बात की जानकारी मिलते ही हिंदू रक्षक संगठन के कई कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। मुनव्वर फारूकी की कथित तौर पर की गई पिटाई के बाद उसे तुकोगंज थाने ले जाया गया। एकलव्य गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुनव्वर फारूकी ने पहले भी देवी देवताओं पर इस तरह की टिप्पणियां की हैं। इसकी वजह से ही जयपुर में इसका एक कार्यक्रम रद्द हो चुका है। इस इवेंट की जानकारी मिलने पर संगठन के कार्यकर्ता टिकट लेकर इसमें शामिल हुए थे। इसके पहले भी मुनव्वर फारूकी मंच से ऐसी विवादित और अपमानजनक बातें कर चुका है। माता सीता पर अभद्र टिप्पणी करते हुए मुनव्वर फारूकी ने कहा था कि मेरा पिया घर आया ओ राम जी। ये सुनकर राम जी कहते हैं कि मैं खुद 14 साल से घर नहीं गया। अगर सीता ने सुन लिया तो वो शक करेगी। सीता को तो माधुरी पे पहले से ही शक है। वो गाना है, तेरा करूं गिन गिन के इंतजार, उसे लग रहा है वनवास गिन रही है, 14 पर आकर रुक गई है। इस हरकत के बाद फारूकी पर FIR भी दर्ज की गई थी। गोधरा कांड के लिए उसने अमित शाह और RSS को जिम्मेदार ठहराया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद राष्ट्रीय सेवा संघ ने उस पर कानूनी एक्शन लेने की बात कही थी। शिवसेना प्रवक्ता प्रताप सरनाईक सैकड़ों करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसा है। मुख्य प्रवक्ता संजय राउत की बीवी PMC बैंक घोटाले में फंसी है। उद्धव ठाकरे की पत्नी पर जमीन का कारोबार करने के बड़े और गंभीर आरोप लग चुके हैं
और अब उद्धव ठाकरे की सरकार पर जमीन के सौदे का गंभीर आरोप बीजेपी ने लगाया है। मतलब कि शिवसेना सरकार में आते ही दोनों हाथों से माल बटोर रही है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाते हुए जुबानी हमला बोला। पार्टी ने आरोप लगाया कि उद्धव सरकार मुंबई के कुछ बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के काम में जुटी है। वह पर्यटक स्थलों का करोड़ों रुपए में बिल्डर्स से सौदा कर रही है। बीजेपी ने कहा कि मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में स्थित महाकाली गुफाओं का TDR किया गया है। ये एक बड़ा घोटाला है। महाकाली गुफा में एक आदिकालीन मंदिर भी मौजूद है। ये पर्यटक स्थल भी है। बीजेपी का ये आरोप है कि उद्धव सरकार सभी नियमों और कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर बिल्डर्स से सौदा कर रही है, जो कि अपने आप में भ्रष्टाचार का मामला है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और प्रवीण दरेकर ने इन गुफाओं के अंदर जाकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में मौजूद महाकाली गुफा की करोड़ों रुपए की जमीन का TDR बिल्डर अविनाश भोसले और शाहिद बलवा को देने के लिए निर्णय लिया है। इसके पहले किरीट सोमैया ने संजय राउत पर हमला किया। असल में PMC बैंक घोटाला में वर्षा राउत के फंसते ही संजय राउत बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगे और बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। सोमैया ने कहा कि संजय राउत ऐसे बयानों के जरिए सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। प्रवीण राउत और संजय राउत के परिवार ने घोटाला किया है, इसलिए ईडी ने उन्हें नोटिस भेजा है। अभी तो ये शुरुआत है, इसमें और भी कई सारे लोगों के नाम आना बाकी हैं। सोमैया ने कहा कि हमारा प्रयास और मांग है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को पुनर्जीवित किया जाए। साथ ही 10 लाख से ज्यादा खाता धारकों का जो पैसा फंसा हुआ है उन्हें वापस किया जाए। ईडी ने वर्षा राउत के कारनामों की पूरी कुंडली खोलकर सामने रख दी। वर्षा राउत 4 फर्म्स राइटर एंटरटेनमेंट LLP, सनातन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धांत सिस्कॉन प्राइवेट लिमिटेड और अवनी कंस्ट्रक्शंस की पार्टनर हैं। राइटर एंटरटेनमेंट नाम की फर्म ने ही ठाकरे नाम की फिल्म बनाई थी। वर्षा राउत अपने पति संजय राउत और बेटियों पूर्वांशी और विदिता के साथ राइटर एंटरटेनमेंट LLP फर्म में भागीदार हैं। दरअसल PMC बैंक का ये पूरा मामला 4,355 करोड़ की धोखाधड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के डायरेक्टर राकेश कुमार वाधवान, सारंग वाधवान, वरियम सिंह और PMC बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस के खिलाफ भी ये मामला दर्ज किया था। आरोप ये भी है कि सभी ने मिलकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की, जिससे बैंक और खाताधारकों को काफी नुकसान हुआ। इसी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि PMC ने प्रवीण राउत को बिना किसी कागजी कार्रवाई के अवैध तरीके से महाराष्ट्र के पालघर में जमीन खरीदने के लिए 95 करोड़ रुपए दिए थे। जांच में सामने आया कि प्रवीण ने इसमें से 1 करोड़ 60 लाख रुपए अपनी पत्नी माधुरी प्रवीण राउत के बैंक खाते में जमा करवाए। बाद में इसी अकाउंट से 55 लाख रुपए की 2 किश्तें 50 लाख रुपए 23 दिसंबर 2010 को, 5 लाख रुपए 15 मार्च 2011 को शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में जमा करवाए गए थे। और खास बात ये कि ये पैसा ब्याज मुक्त लोन के नाम पर दिया गया था। वर्षा ने इन पैसों से मुंबई के दादर में एक फ्लैट लिया। ईडी ने जब जांच की तो सामने आया कि वर्षा संजय राउत और माधुरी प्रवीण राउत अवनी कंस्ट्रक्शन नाम की एक कंपनी में पार्टनर हैं। वर्षा संजय राउत ने इस कंपनी में भी मात्र 5,625 रुपए का योगदान कर 12 लाख रुपए का लोन ले लिया। इसी वजह से ईडी ने कुछ दिन पहले संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। ईडी वर्षा राउत से बिना ब्याज दिए गए इन पैसों का हिसाब जानना चाहती हैं। ईडी ने इस पूरे मामले में अब तक वाधवान परिवार और PMC की 293 करोड़ की संपत्ति और 63 करोड़ की ज्वेलरी अटैच की है। साथ ही चार्जशीट भी दाखिल की है। मलेशिया में छिपकर बैठे भगौड़े जाकिर नाइक ने एक बार फिर सांप्रदायिक जहर उगला। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में हिंदू मंदिर को तोड़े जाने का समर्थन किया और कहा कि एक इस्लामिक देश में हिंदू मंदिर के निर्माण को मंजूरी नहीं दी जा सकती। नाइक ने कहा कि अगर किसी इस्लामिक देश में मूर्ति है तो उसे तोड़ देना चाहिए। देश में हिंदू मंदिर के निर्माण को मंजूरी नहीं दी जा सकती। नाइक ने कहा कि अगर किसी इस्लामिक देश में मूर्ति है तो उसे तोड़ देना चाहिए। जाकिर नाइक ने अपने ताजा वीडियो में कहा कि जब मोहम्मद साहब काबा लौटे तो उन्होंने काबा में मौजूद लगभग 360 मूर्तियों को तोड़ दिया। इस इस्लामिक देश में एक मूर्ति या मूर्ति नहीं बननी चाहिए और यदि है तो उसे तोड़ दिया जाना चाहिए। एक इस्लामिक देश में मूर्ति नहीं होनी चाहिए और यदि कहीं है तो उसे तोड़ देना चाहिए। जाकिर नाइक का ये जहरीला बयान ऐसे समय पर आया जब पाकिस्तान में एक हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया, उसमें आग लगा दी गई। इस बीच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के मुख्यमंत्री महमूद खान ने कहा कि जिस मंदिर में भीड़ ने तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी थी उसका प्रांतीय सरकार पुनर्निर्माण करवाएगी। खान ने कहा कि सरकार ने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
ये एक मौलवी के नेतृत्व में कट्टरपंथियों की भीड़ ने मंदिर में तोड़फोड़ की थी। वे इसके विस्तार का विरोध कर रहे थे। करक जिले के टेरी गांव में मंदिर पर हुए तोड़फोड़ की मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और हिंदू समुदायों के नेताओं ने कड़ी निंदा की है। खान ने प्रांत में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करने का संकल्प लेते हुए ये कहा, पुलिस ने मंदिर पर हुए हमले में संलिप्तता रहने के संदेह में कई लोगों को गिरफ्तार किया और हमले के सिलसिले में 45 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से ज्यादातर लोग एक कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी के सदस्य हैं। जमीयते उलेमाए इस्लाम का नेता रहमत सलाम खटक भी गिरफ्तार किया गया। खान के विशेष सूचना सहायक एवं प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता कामरान बंगश ने कहा था कि प्रांत की सरकार ने अधिकारियों को क्षतिग्रस्त मंदिर के पुनर्निर्माण करने का आदेश दिया। इस बीच अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबद्ध एक आयोग ने घटनास्थल का दौरा किया। मुख्यमंत्री खान ने आयोग को भरोसा दिलाया कि घटना में संलिप्त दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेशावर हिंदू समुदाय के नेता सरब दियाल ने बताया कि एक हिंदू धर्म गुरु की समाधि मंदिर परिसर में स्थित है और हिंदू समुदाय के लोग हर बृहस्पतिवार समाधि पर जाते हैं। श्री परमहंस जी महाराज की समाधि को हिंदू समुदाय पवित्र मानता है। करक जिले के टेरी गांव में 1919 में उनके निधन के बाद से इसे बनाया गया था। समाधि को लेकर कई साल पहले एक विवाद शुरू हुआ था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जाकिर नाइक के मामले की जांच कर रही है। जाकिर नाइक जांच से डरकर भागकर मुस्लिम बाहुल्य देश मलेशिया में रह रहा है। जाकिर नाइक पर मनी लॉन्ड्रिंग और नफरत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप है। उसका नाम 2016 में ढाका में हुए बम धमाकों में भी आया था और इन धमाकों में शामिल एक आरोपी ने बाद में स्वीकार किया था कि जाकिर नाइक के भाषणों की वजह से ये घिनौना काम करने के लिए वो प्रेरित हुआ। एनआईए के अधिकारियों के मुताबिक नाइक पिछले करीब 4 साल से मलेशिया में रह रहा है। भारत में उसके भाषण पीस टीवी पर प्रसारित होते थे, जिस पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया। ब्रिटेन और कनाडा ने उसे वीजा देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मलेशिया ने उसे स्थायी नागरिकता दे दी। उसके एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने 2007 से 2011 के बीच मुंबई में पीस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किए थे। एनआईए के मुताबिक नाइक पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने और हिंसा फैलाने का भी आरोप है। हालांकि नाइक ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है।